जनता के मन में क्या है ये तो हम आपको बताएंगे, ये जानने की भी हम कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल अब चलते हैं दूसरे चरण की मतदान की ओर। पूर्णिया जिले में विधानसभा की 7 सीटें हैं। अमौर, बायसी, कस्बा, बमनखी, रुपौली, धमदाहा और पूर्णिया विधानसभा क्षेत्र। अमौर से एआईएमआईएम के अख्तरुल ईमान विधायक हैं। आगे आपको बताएं, बायसी से आरजेडी के सैयद रुकनुद्दीन अहमद विधायक हैं। बनमनखी से बीजेपी के कृष्ण कुमार ऋषि विधायक हैं। रुपौली से निर्दलीय शंकर सिंह विधायक हैं। धमदाहा से जेडीयू के लेसी सिंह विधायक हैं। पूर्णिया से बीजेपी के विजय खेमका विधायक हैं और बायसी में एआईएमआईएम के गुलाम सरवर, आरजेडी के अब्दुल सुभान के बीच मुकाबला है। पूर्णिया में बीजेपी के विजय खेमका और कांग्रेस के जितेंद्र कुमार में टक्कर है। अमौर में एआईएमआईएम के अख्तरुल ईमान, कांग्रेस के अब्दुल जलील मस्तान और जेडीयू के सबा जफर में मुकाबला है। तो कल पहले चरण की वोटिंग होनी है, लेकिन दूसरे तरफ दूसरे चरण के मतदान को लेकर प्रचार प्रसार जोर शोर से चल रहा है। लोक लुभावन वादे किए जा रहे हैं, जनता को रिझाने की कोशिश हर राजनीतिक दल की ओर से हो रही है और तमाम राजनीतिक दल युवा का जिक्र कर रहे हैं। युवा के क्या मुद्दे हैं और खास तौर पर पूर्णिया के युवा के क्या मुद्दे हैं, ये जानने के लिए हम आपको सीधे पूर्णिया लेकर चलते हैं। संवाददाता शाहनवाज अख्तर हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। शाहनवाज, देखिए, हर राजनीतिक दल युवा को साधने की कोशिश में जुटा हुआ है, लेकिन पूर्णिया के युवा के क्या मुद्दे हैं ये जानने हम आपके पास पहुंचे हैं। क्या बातचीत हो रही है युवा के बीच और खास तौर पर आने वाले चुनाव में, यानी दूसरे चरण का जब मतदान होगा, जब मतदान करने ये मतदान केंद्रों पर जाएंगे तो खास तौर पर युवा वर्ग के दिमाग में क्या होगा, ये हम आपके जरिए चाहेंगे कि दर्शकों तक तमाम मुद्दे पहुंचाए जाएं। जी आयुष, मैं अभी पूर्णिया में जरूर हूं, लेकिन आज मैं अररिया में सुबह था, फिर किशनगंज में दोपहर में था और बहादुरगंज वगैरह कई विधानसभा क्षेत्रों से मेरा गुजर हुआ है। बड़ी संख्या में युवा जो हैं वो चुनाव प्रचार में पार्टियों की तरफ से, अलग अलग पार्टियों की तरफ से कमान युवाओं के हाथ में है। चाहे वो मोटरसाइकिल जुलूस हो, चाहे कुछ इंतजामात करने हो, ऑफिस चलाना हो, भीड़ जुटानी हो, सारी चीज़ों का दारोमदार युवाओं के सर पर ही है और युवाओं को तन मन धन से उसमें झोंक दिया गया है। लेकिन युवाओं के लिए ये है कि चुनाव के बाद क्या, चुनाव के बाद तो सब सारी चीज़ें बुझ जाएंगी, उसके बाद उनकी पढ़ाई, उनका करियर, उनकी ज़िंदगी, उनके माँ बाप की जिम्मेदारी, वो सब चीज़ें ज़रूरी हो जाएंगी। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि सीमांचल में दूसरे चरण में चुनाव है, लेकिन सीमांचल का जो पड़ोसी है मधेपुरा सहरसा, वो ज़्यादा दूर नहीं है, यहाँ से 70 किलोमीटर दूर है। मुरलीगंज से ही शुरू हो जाता है, जो यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है। वहाँ कल चुनाव है, जो बिल्कुल यहाँ से नज़दीक है, वहाँ की हवा भी यहाँ आ जाती है। तो कल वहाँ से भी मैं तस्वीरों के माध्यम से आपको बताऊँगा। बहरहाल, अगर हम बात पूर्णिया की करें, सीमांचल की करें, तो यहाँ जो है बड़े नेताओं का अब आगमन शुरू हो गया है। सबसे पहली बात यह कि कल हिमंता विश्व शर्मा की चुनावी सभा है पूर्णिया के जलालगढ़ में। उसके बाद राहुल गांधी की सभा है, वो भी कस्बा में है, उससे जस्ट पहले वाले स्टेशन पर। तो ये दो बड़े दौरे हैं। 7 तारीख को गृह मंत्री अमित शाह पूर्णिया में रोड शो करेंगे और 7 किलोमीटर लंबा रोड शो होगा। तो जो बीजेपी के युवा है वो अमित शाह के चुनावी दौरे में लग गए हैं, जो कांग्रेस के युवा हैं वो राहुल गांधी के दौरे में लग गए हैं। इमरान प्रतापगढ़ी से भी मेरी मुलाकात हुई है, वो भी लोकल कहीं प्रोग्राम कर रहे हैं। तो युवाओं से ही सब काम ले रहे हैं, लेकिन युवाओं को देंगे क्या, युवाओं के लिए उनकी योजनाएं क्या है, वही है नौकरी देंगे। अब नौकरी देंगे, हर घर से युवाओं को नौकरी देंगे, ये बोला तो जा रहा है। तो युवा क्या सोचते हैं इस विषय पर, हम इसी बात से आज की डिबेट की शुरुआत करेंगे। आप देखिए, ये आपको ये युवाओं का चेहरा भी दिखाई दे रहा होगा। सब लोग युवा हैं, तमाम किसी न किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं
और देख रहे हैं कि ये राष्ट्रीय महापर्व है, राज्य का एक बड़ा आयोजन है ये चुनाव, वो सही सही से गुजर जाए और उनकी जो पार्टी विचारधारा के हिसाब से है वो बिल्कुल कामयाब हो जाए तो उनको कुछ सुकून मिलेगा। सबसे पहले तो हम आप ही से शुरू करेंगे। ये युवा शब्द जो है वो कहीं दिखाई देता है पॉलिटिकल एजेंडे में? युवा शब्द जो है सबसे पहले सिर्फ इस्तेमाल के लिए होता है। युवाओं के लिए जो है जो सोचनी चाहिए सरकार को वो सिर्फ जीरो ग्राउंड है। तो हम युवा साथियों से भी अनुरोध करेंगे कि ऐसे अपना कैरियर भविष्य बर्बाद नहीं करें नेताओं के पीछे, जो कि आगे पीछे करके बाद में आपको कोई पूछने वाला नहीं रहेगा चुनाव के बाद। तो जैसे कि अगर आगे बढ़ना है तो स्वास्थ्य और शिक्षा पे अपने स्तर से आंदोलन करें, उसके प्रति नेताओं को जागरूक करें, तभी युवाओं को फायदा होगा। नहीं तो ऐसे युवाओं को सिर्फ इस्तेमाल किया जाएगा। युवा क्या पॉलिटिकल फील्ड में करियर नहीं है युवाओं के लिए? आपको सबसे पहले बता दें कि युवाओं के लिए करियर नहीं है। युवा उसी के लिए करियर है जिसके पास 10-20 करोड़ है, जो कि पैसे वाले घर से है, उसी का भविष्य है। नहीं तो सब दिन झंडा ढूंढने के अलावा और कोई काम नहीं है। बाप रे बाप, आप तो एकदम इतना स्पष्ट बोल गए हैं कि अब आप धारा ही आप ही के विचार से चलेगी। आप बताइए, इन्होंने कहा इसमें क्या इत्तेफाक है आपका कि पॉलिटिकल करियर आम घर के गरीब युवाओं के लिए नहीं? सर, मेरा नाम अधिवक्ता अनुराग ठाकुर है और मैं जन स्वराज का नगर प्रवक्ता हूं। हम पढ़ के हम सर खुद पैर पर खड़ा है। ऐसा बात नहीं है कि युवा खड़ा नहीं हो सकता है। जिसमें जुनून है, क्षमता है, वो युवा राष्ट्र के लिए, अपना बिहार के लिए बहुत आगे तक जा सकता है। हम सर जिस गांव से आते हैं, मेरे गांव में प्रत्येक घर में IAS IPS है। सुखसेना घर है सर मेरा। अभी कटिहार का शेखर चौधरी IAS है। ऐसा बात नहीं है युवाओं के लिए शिक्षा नहीं है, सब कुछ है, मगर नया सरकार चाहिए सर जो युवाओं के हित में आगे बढ़ा सके। तो जन स्वराज ये काम कर सकती है? हाँ सर, पढ़ा लिखा है और उसका सोच बहुत आगे है। युवाओं के भविष्य के लिए सर वो परफेक्ट है। अभी एक गाना चला है सर हम लोग का, हर घर के आवाज बरवे, आबे वाला जन स्वराज बरवे। इससे अच्छा विकल्प नहीं है। तो कभी क्या आपको आंदोलन क्यों नहीं किया जाता है कोई चीज की कमी के कारण? कौन चीज? जैसे अभी पूर्णिया नहीं आया तो डायरेक्ट आप मैदान पे आगे चुनाव लड़ लिए, तो ये नहीं हुआ। आपको पहले जमीन से आप आंदोलन कीजिए ना। पूर्णिया की स्वास्थ्य व्यवस्था क्या है, शिक्षा व्यवस्था क्या है? प्रशांत किशोर जी कहाँ के हैं? बिहार के नहीं है क्या? हाँ, वो बिहार के हालात को जानते हैं और देखे हैं, समझे कि ना, गरीबी देखे हैं, समझे, तब वो आए हैं यहाँ पे बिहार को विकास करने के लिए, तब आए हैं, समझे कि नहीं। ऐसा बात नहीं है, हम भी बिहार का है, समझे। हाँ, ऐसा बात नहीं है वो बिहार के नहीं है। आपस में तकरार ना किया जाए, मुद्दे की बात की जाए। आप भी जन स्वराज से ही हैं, युवा भी है, जन स्वराज से भी हैं। प्रशांत किशोर जी युवा हैं और प्रूफ किया है उन्होंने। इसको कहने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए कि इतना ऊंचाई पे जाता है वो व्यक्ति की हार्वर्ड में और इधर उधर करके फिर प्रधानमंत्री के लिए काम करना, फिर वो तो डिजर्व करते ही हैं। आप लोग को क्या लगता है कि उनके पीछे पीछे चल के कुछ पाएंगे? बिल्कुल पाएंगे। बिहार का जो पिछले 15 साल से राजद ने स्थिति खराब की, उसके बाद 20 साल NDA नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी जी ने मिलकर यहाँ से MP लेते हैं और गुजरात में काम करते हैं, मुंबई में काम करते हैं। बिहार के लोगों को वो उन्हें जर्जर हालत में छोड़ दिया है। इनको बदलने के लिए प्रशांत किशोर जी 1280 दिन का मेहनत जो है बिहार के लोगों को जगाने के लिए किए हैं। और अब भी बिहार के लोग अगर नहीं जागेंगे तो इनमें गलती बिहार की लोगों की है। आपको मैं सबसे पहले बताना चाहता हूं, आप जैसे बोले कि युवा के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है शिक्षा। बिहार में इतनी नौकरियां दे दी गई, 10 लाख, बस उसी में डेली चर्चा होता है कि 10 लाख नौकरी दे दिए। यहाँ सरकारी स्कूल में यही शिक्षा व्यवस्था है। शिक्षक जो होते हैं वो घर में बैठ के कैमरा पे फोटो खिंचा देते हैं, वहाँ दिखा देते हैं कि हम स्कूल में प्रेजेंट हैं। और ये चीज़ हो रहा है, इस चीज़ को चेकिंग कराया ही नहीं जा रहा है। ये चीज़ सब जान रहे हैं कि ये चीज़ हो रहा है, लेकिन इसको चेक कौन करेगा? बस आप ऐप खोल दिए हैं, घर से फोटो डाल रहा है, वहाँ देख रहा है कि हम स्कूल में प्रेजेंट हैं, घर में सरकारी स्कूल का टीचर सोया रहता है। ठीक है, आप RJD से हैं पीयूष जी, तो ये बताइए कि आपके भी जो लीडर है तेजस्वी यादव युवा हैं, वो कह रहे हैं कि हम हर घर के लोगों को नौकरी देंगे कि
कि क्या संभव है कि हर घर के लोगों को सरकारी नौकरी दे? बिल्कुल संभव है सर। इच्छा शक्ति से बड़ा कोई दूसरा अवधारणा तो है नहीं। तेजस्वी जी जब 2020 चुनाव लड़ रहे थे तो उन्होंने बोला था कि हम 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देंगे। हालांकि चोर दरवाजे से सरकार बनी, लेकिन जब महागठबंधन की सरकार बनी, हमारे नेता डिप्टी सीएम बने, तो वो सरकार ही बनी थी सिर्फ इसलिए कि लोगों को, छात्रों को, युवाओं को सरकारी नौकरी दी जाएगी। और एक 17 महीने की अल्पकाल में तेजस्वी जी ने अपने इच्छा शक्ति से 5 लाख लोगों को नौकरियां दी, 3.5 लाख नौकरियां प्रक्रियाधीन कराया। तो ये तो डाटा है। और उसी नौकरियों को लेकर के पहले भी पूर्व के सरकार बोलते थे कि कहां से पैसा आएगा, बाप के घर से लाया जाएगा क्या, जेल से लाया जाएगा क्या। तो आज जब हमारी महागठबंधन की सरकार नहीं है 17 महीने के बाद, तो वो सरकार तो उन 5 लाख लोगों को पैसा दे रही है कि नहीं दे रही है सर। अब जो हर घर सरकारी नौकरी का जो तेजस्वी जी ने वादा किया है, उसमें मैं सबसे पहले तो तेजस्वी जी की ये राजनीतिक करियर की शुरुआत है। अभी वो 34-35 साल के युवा है, 35 साल राजनीति उन्हें और भी आगे करनी है। और आज बिहार में लगभग 58% युवा 25 वर्ष से कम है। यानी कि ये जो 58% युवा है वो अगले 35 वर्षों तक तेजस्वी यादव जी के या तो साथ रहेंगे उसके सही चीजों पे, या तो उनका विरोध करेंगे। तो हमारे नेता तो कभी नहीं चाहेंगे कि यहाँ के जो 60% वर्ग है वो हमारा विरोध हो जाए। तो उन्होंने जो हर घर सरकारी नौकरी देने का वादा किया है, उसमें सबसे बड़ी बात है कि बजट कहां से आएगा। तो उस पर भी हमारे नेता ने बोला है कि हम एजुकेशन सिटी बनाएंगे। जो लोग बाहर पढ़ने जाते हैं, जो बाहर पढ़ाते हैं, उनको हम बिहार में बनाएंगे, बिहार में बैठाएंगे, बिहार में पढ़ाएंगे, बिहार में IT पार्क लगेंगे, बिहार में इंडस्ट्री बनेंगे। तो सारा ब्लूप्रिंट हमारे नेता का तैयार है। जो हमारे नेता का वाणी है, उन्होंने खुद बोला है कि उनका जो मैनिफेस्टो है उसमें उन्होंने बोला है कि तेजस्वी प्रण है। ये बिहार के लोगों को ठगने की बातें नहीं है। और दूसरी बात जो हमारे शशि भैया ने शुरुआत में बोला कि जो युवा है वो अपने राजनीति में किस तरह से जो ये करते हैं, तो हमारी जो पार्टी है, जो हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल है, आज अगर मैं आपके सामने माइक पर खड़े होकर बोल रहा हूं, और मेरे पिताजी की सैलरी कोई 50,000 रुपये महीने नहीं है, बहुत कम है, हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो वो हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी की देन है कि उन्होंने हमें एक ऐसी जगह दी कि हम एक अपनी लंबी लकीर खींच पाए। भले ही दूसरे पार्टी में युवाओं को मौका नहीं मिलता होगा, लेकिन आज मैं आपके सामने माइक पे बोल रहा हूं, ये हमारे नेता की देन है। तो हम युवा का जो एक सोच है, और चूंकि युवा ही है जो समाज और राष्ट्र को परिवर्तन के शिखर पर पहुंचा सकते हैं, तो जो भी लोग हैं उनको साथ आना चाहिए। और जो एक विचारधारा की लड़ाई है, उसमें समाज को कौन सा विचार आगे लेकर के चल रहा है, हम लोग उनके साथ हैं। तो तेजस्वी जी का जो प्रण है, हम लोग उनके हाथों को मजबूत करने के लिए हम लोग एकदम खड़े हैं। आप बने रहिए, फिर हम बात करेंगे। आप बताइए कि युवाओं के लिए कौन कौन सा फील्ड जो है वो आपको लगता है कि बेटर रहता है? राजनीति हो गया एक, बाकी मेडिकल, इंजीनियरिंग, बैंकिंग, सर्विस, क्या क्या? देखिए, युवाओं को सबसे पहले डराया जाता है कि राजनीतिक में मत जाइए। जब पढ़े लिखे युवाओं राजनीतिक में नहीं जाएंगे, जब राजनीतिक ही तय करती हैं, कलम, घर की कलम और रोटियां और कपड़ा राजनीतिक तय करते हैं, तो युवाओं को राजनीतिक क्यों नहीं करना चाहिए? जब युवा राजनीतिक नहीं करेंगे तो 70 साल के जो मुख्यमंत्री है इसी तरह युवाओं पर लाठी चलाएंगे। वो युवाओं का दुख और दर्द और पीड़ा नहीं समझते हैं। बिहार की सबसे बड़ी मुद्दा है पेपर लीक। जब युवाओं पेपर देने के लिए जाते हैं तो उसका पेपर लीक हो जाता है। जब एग्जाम देने के बाद घर बैग रखते हैं, उसके बाद पता चलता है पेपर लीक हो गया। बिहार की सबसे बड़ी समस्या है पेपर लीक, जो युवाओं को हक की मारी करने का काम करते हैं। युवाओं को पटना की सड़कों पर देखते होंगे, यही ठंड था, BPSC की ठंड में जब सरकार से सवाल पूछते थे कि पेपर लीक क्यों हो गया, उसको लाठी से मार, कलम पकड़ने वाले हाथों को डंडों से तोड़ा जाता था। यह लोकतंत्र है। बिहार के वही डिप्टी CM बोलते थे कि पेपर लीक नहीं हुआ है बिहार में। आप लोग भी कवरेज करेंगे, बिहार में पेपर लीक नहीं हुआ। SSC के पेपर लीक हो गया। ऐसा कौन सा एग्जाम बिहार में नहीं होता उसका पेपर लीक नहीं हुआ है? ये सरकार में पेपर लीक क्यों नहीं हुआ है? सरकार
जो है मुख्यमंत्री जो हम युवाओं से 60% बिहार में युवाओं की जनसंख्या है, युवाओं को चाहिए युवाओं के मुख्यमंत्री। वह नया बिहार बनने वाले हैं और नया बिहार को नया मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। 18 तारीख को तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। आप बताइए कि आप LIC का काम करते हैं, लोगों को आप देखते हैं कि उनके भविष्य की कितनी चिंता है, उसी हिसाब से कन्विंस करते होंगे मेरे ख्याल से। तो बिहार के क्या जो ये बदलाव हुआ है, ये कहते हैं जो लोग कहते हैं कि भाई बहुत अच्छा हो गया है बिहार, पैसा बिहार में अब आ गया है, क्या स्थिति है लोगों की? पैसा आ गया है, पैसा तो था ही पहले से, आ गया अब फिर कहाँ से आ गया? पैसा तो था ही पहले से, फंड को यूटिलाइज करना है और उसको सही तरीके से यूज नहीं हो रहा है, जिसके कारण सरकार के बदलाव होना जरूरी है। तो क्या पैसा, कोई इंडस्ट्री नहीं है यहाँ पर, नहीं कोई इंडस्ट्री तो सब लूट के चला गया ना, राजस्थान यहाँ लेके चला गया, गुजरात। दो ही तो आदमी हैं, अमित शाह और हमारे मोदी बाबू। आएंगे, जाल बिछाएंगे, दाना डालेंगे, सभी बच्चे से वोट लेंगे, अगले साल आपको जो है ये कर देंगे वो कर देंगे। 11 साल ऐसे ही बीत गया, 12वां साल में हम लोग घुस रहे हैं। तो मोदी जी और अमित बाबू तो यही कर रहे हैं। अभी वर्तमान में पत्रकार साहब आप देख ही रहे हैं कि एक जगह हत्या हो गई, सरकार उसके पक्ष में है और ललन सिंह और कोई मंत्री, केंद्रीय मंत्री उनके साथ में जाकर के प्रचार प्रसार कर रहे हैं। कहाँ की बात है? किसी के घर में लाश पड़ी हुई, कोई रो रहा है और उसको आज भी कहा गया है कि उसको घर से निकलने नहीं देना है, उसका आदमी को घर में बंद करके रखना है और पुनः जो है वोट हम लोग को पक्ष में गिराना है। इस सरकार की इतना बड़ी मंशा, कितना घटिया मंशा है। सरकार का मतलब क्या हुआ? ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में हम सबों का जो है वह हिस्सा बराबर है, हम लोग सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन किसी को जान से मारने का आपका ये नहीं है। आप उस पर कार्रवाई नहीं कर रहे। आप कह रहे छोटे सरकार, भैया हम खुद कमाते हैं, हम खाते। छोटे सरकार क्या चीज होता है? क्या चीज का छोटे सरकार? किसी का जान मार दिए, किसी का घर लूट गया, कहते हैं छोटे सरकार। क्या चीज का छोटे सरकार? मीडिया, पत्रकार ही उसको छोटे सरकार कहते हैं और जो गोदी मीडिया है उसको छोटे सरकार कहते हैं। मैं उसको गुंडा और दलाल को कभी छोटे मीडिया और छोटे सरकार नहीं कहने जा रहा हूं। और मेरा ये कहना है कि हमारे जो बच्चे हैं, अभी भी SSC में, जो सेंट्रल SSC में जो है धांधली हुआ है, ये 100% धांधली हुआ। जब ये सरकार आई बीजेपी का, तब धांधली हुआ और बिना पैसा लिए या बिना उल्टा फेर किए हुए कागज आगे नहीं बढ़ता है। ये हमारा कहना है। तो अब इतना कुछ हो गया, अब 1 मिनट इनके बाद, इतना कुछ आपने सुन लिया आपके नेता के बारे में, आप कुछ बताएंगे, जवाब देंगे? जवाब तो सर यही है कि हम लोग रात के लगभग 9 बजे इंटरव्यू दे रहे हैं, सुरक्षित हैं और सुरक्षित घर जाएंगे, ये एश्योरिटी हम दे रहे हैं युवाओं को। यही एक समय था कि आप इंटरव्यू नहीं दे सकते थे सरकार के विपक्ष में, आपको बीच इंटरव्यू से खींच के ले जाया जाता था। तो युवा सुरक्षित है और जहाँ तक युवा की पार्टिसिपेशन की बात है राजनीति में, उनको निश्चित रूप से पार्टिसिपेट करना चाहिए। और जदयू जैसे पार्टी जो है ना, यहाँ की अप्सरा मिश्रा हैं, महिला आयोग की अध्यक्ष हैं, जिन्होंने 98 में झंडा उठा के यहाँ से काम शुरू किया था, आज महिला आयोग की अध्यक्ष हैं। तो कैसे आप बोलते हैं कि हमारी पार्टी नहीं दे रही है युवाओं को जगह? पूर्ण रूप से जगह दे रही है। पेपर लीक वगैरह तो होता है सर, पेपर लीक पहले होता था, पता भी नहीं चलता था। अभी तो हमारी सरकार ये जान रही है ना कि पेपर लीक हो रही है, उनकी जांच हो रही है। पहले तो लीक होते थे, लोग ज्वाइन भी कर लेते थे, अच्छे काम भी कर रहे थे। अभी तो कम से कम ये पता चल रहा है ना कि पेपर लीक हुआ है। एक बात तो मैं कहूंगा कि काम हुआ है बिहार में सिस्टम पटरी पर आया है। चश्मों से अलग अलग प्रत्याशियों को, अलग अलग राजनीतिक दलों को देख रही है। खैर, ये फैसला 14 नवंबर को फुल एंड फाइनल हो जाएगा कि आखिरकार जनता ने किसे आशीर्वाद दिया है और आने वाले 5 सालों तक बिहार की जनता का सेवक कौन होगा। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए शाहनवाज और तमाम लोगों की बातें दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।